नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज से हम बीएड के प्रिपरेशन की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। जो सेकंड ईयर बीएड के जो बच्चे हैं जिनका भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है ताकि बालक जो है वो आसानी से समझ सकें कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके इसके सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली जो अगली वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। हम रोज़ इस पे एक वीडियो डालेंगे अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग टॉपिक को लेके, और उस पे आपका जो एग्ज़ाम है, आपकी तैयारी है, वो आप चेक करना कि आपका कितनी तैयारी सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आकलन का सही नहीं है। तो यहाँ देखिए, नहीं है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, आकलन यह बताता है कि बालक क्या सीख रहा है। दूसरा ऑप्शन है, इससे शिक्षक स्वयं का भी आकलन कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इससे बालकों के शैक्षिक स्तर का पता चलता है। और चौथा ऑप्शन है, बालक को केवल अंक देकर संतुष्ट हो जाना आकलन है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कौन सा आकलन का प्रारूप जो है वो सही नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला, लास्ट वाला जो है वो ठीक है, सही नहीं है ये। क्योंकि बालक को केवल अंक देखकर संतुष्ट हो जाना आकलन नहीं कहलाता। इसमें बालक क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कितने लेवल तक सीखा है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, विद्यार्थी के आकलन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रमुख होता है। हमारे पास चार कथन है। पहला है, यह पता लगाना कि बालकों का शैक्षिक स्तर क्या है। दूसरा, सभी बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। तीसरा, बालकों की कमियां निकालना। और चौथा, बालकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना। तो विद्यार्थी के आकलन के लिए इनमें से प्रमुख जो हैं वो कई सारे ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए क्या था, यह पता लगाना कि बालकों का शैक्षिक स्तर क्या है, और सभी बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारा बी और सी। तीसरा ऑप्शन है बी और डी। चौथा ऑप्शन है ए और डी। आप वीडियो रीबैक करके आप देख सकते हैं इसके क्या ऑप्शन है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी और डी, यानी ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है। क्योंकि सभी बालकों को सीखने के लिए यह आकलन प्रेरित करता है और बालकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है आकलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है अवधारणा और प्रक्रियाएं। सेकंड है हमारा संप्रेषण। तीसरा है विज्ञान के प्रति झुकाव। और चौथा है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो साथियों, आकलन की प्रक्रिया जो है वो ऊपर की तीनों ही हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी का आकलन आप निम्नलिखित में से किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं और आप तीसरी क्लास को पढ़ा रहे हैं और आपको किसी विद्यार्थी का आकलन करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है पोर्टफोलियो द्वारा। दूसरा ऑप्शन अवलोकन द्वारा। तीसरा ऑप्शन साक्षात्कार द्वारा। और चौथा ऑप्शन है मौखिक व लिखित परीक्षाएं लेकर। तो हम तीसरी क्लास के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह मौखिक या लिखित परीक्षाएं ठीक तरीके से दे पाएगा, या वो अपना साक्षात्कार ठीक तरीके से दे पाएगा,
या पोर्टफोलियो। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो है अवलोकन। अवलोकन द्वारा हम ठीक प्रकार से बच्चे को जांच सकते हैं, क्योंकि अवलोकन में हमारी जो स्कूल की क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे खेल कूद से रिलेटेड हो, हर चीज़ का अवलोकन जो है अध्यापक स्वयं करता है, और इस अवलोकन के कारण जो है बच्चे को ठीक तरीके से समझा जा सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है अवलोकन द्वारा, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकलन करने वाली विधियों की कोई 3 प्रकार बताने हैं। किन किन विधियों से आकलन हो सकता है, इनमें से कोई 3 प्रकार चुनने हैं। पहला प्रकार है पोर्टफोलियो परियोजना कार्य चेकलिस्ट और अवलोकन। दूसरा है साक्षात्कार मौखिक व लिखित परीक्षाएं। तीसरा रेटिंग लिस्ट डायरी असेसमेंट। और चौथा है माता पिता की राय, साथियों से पूछताछ व स्वयं आकलन। तो इन 4 में से कोई 3 चुनने हैं हमें। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो अवलोकन करने वाली विधि हमारी पोर्टफोलियो द्वारा अवलोकन होता है, परियोजना कार्य चेकलिस्ट और अवलोकन द्वारा आकलन होता है। इसके अलावा साक्षात्कार मौखिक और लिखित परीक्षाओं द्वारा भी व्यक्ति का आकलन किया जाता है। इसके अलावा रेटिंग लिस्ट डायरी असेसमेंट द्वारा भी व्यक्ति का आकलन किया जाता है। इसके अलावा आकलन के लिए सबसे कम जरूरी पड़ता है माता पिता की राय और साथियों से पूछताछ और स्वयं आकलन। इसका सबसे कम जरूरत पड़ता है। तो ए, बी और सी जो इसका ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, वो अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मापन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपके, समस्या का समाधान करना, बालक के सीखने को प्रेरित करना, परीक्षा द्वारा अंक प्राप्त करना, या बालक के अवगुणों को सामने लाना। तो मापन का उद्देश्य जो है, मापन क्योंकि सिर्फ अंकों को इकट्ठा करना होता है, आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है, तो हमारे 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हैं। पहला, समस्याओं का समाधान नहीं करता, सीखने के लिए प्रेरित नहीं करता, बालकों के अवगुणों को सामने नहीं लाता। ये 3 ऑप्शन गलत हैं। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, परीक्षा द्वारा अंक प्राप्त करना, यह ऑप्शन सही है। मापन में क्योंकि हमेशा हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संदर्भ में मापन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, मापन से व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायता मिलती है। मापन की इकाई अनिश्चित होती है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है। ऑप्शन 3, हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। और ऑप्शन 4 है, मापन का संबंध किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि व्यवहार से होता है। इसमें सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दें। शैक्षिक संदर्भ में मापन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो मापन से व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही जवाब है। मापन की इकाई अनिश्चित होती है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है। ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये मापन की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। हमारे ऑप्शन है, शिक्षा का स्तर जानना, बालकों की समस्या को हल करना, क्या शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। ये थोड़ा गलत हो गया, यह शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। ऑप्शन चौथा है, यह छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन सही है, सही जवाब है ऑप्शन सी। वो शिक्षा का स्तर नहीं जानता, वह शिक्षा के स्तर को जानने का कार्य नहीं करता, बालक की समस्याओं को हल नहीं करता, और
अंत वाला क्वेश्चन भी समस्या हल करने से रिलेटेड है। तो यह शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन पहला, बच्चे की शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 2, बच्चों के मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 3, बच्चों के नैतिक विकास का मूल्यांकन करना। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन जो है व्यक्ति के ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करता है, तो ऑप्शन डी जो है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ गौर देना दोस्तों, कौन सी विशेषता नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, मूल्यांकन का स्तर व्यापक होता है, यह केवल कक्षा तक सीमित है, इससे शिक्षा प्रक्रिया में सुधार आता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी विशेषता नहीं में है कि यह कक्षा तक सीमित होता है, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो कक्षा के बाहर तक भी होता है। मूल्यांकन का स्तर जो है वो काफ़ी व्यापक होता है, तो इसलिए यह कक्षा तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की आवश्यकता किन कारणों से होती है? आपके ऑप्शन है, यह भविष्य की योजना तैयार करने के लिए जरूरी है, विद्यार्थी की प्रगति का मापन करता है, यह छात्र की कठिनाइयों या त्रुटियों को दूर करता है, और इस लास्ट ऑप्शन है, इससे छात्रों का केवल मानसिक विकास की जानकारी मिलती है। हमारे ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला, दूसरा या तीसरा? दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा, चौथा या पहला? या पहला, चौथा, दूसरा? तो हमारा इसमें से ऑप्शन सही है पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि इससे हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि इससे मूल्यांकन से भविष्य की योजना तैयार होती है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इससे भविष्य की योजना तैयार होती है। सेकंड है, इससे मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की प्रगति का मापन भी होता है, और ये छात्र की कठिनाइयों और उनकी कमियों को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है, विद्यार्थी की रुचि जानना, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की जांच होती है परीक्षा द्वारा, परीक्षा द्वारा अध्यापकों की कुशलता एवं क्षमता एवं योग्यता की भी जांच होती है। लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों ने कक्षा में कितना ध्यान दिया है यह पता चलता है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन जो है, ये विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की जांच होती है, क्योंकि केवल परीक्षा द्वारा, यह ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की जांच केवल परीक्षा द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि 3 घंटे की परीक्षा में विद्यार्थी जो है वो अपनी हर चीज़ नहीं बता सकता। उसके से केवल मस्तिष्क का जो भार है, मस्तिष्क में जो उसने सीखा है, सिर्फ उसी की जांच हो सकती है, बाकी किसी चीज़ की जांच नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रमुख दोषों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें भी नेगेटिव में पूछा है कि प्रमुख दोष कौन सा नहीं है, तो यानी इसकी विशेषता बतानी है। हमारे ऑप्शन है, छात्र के सर्वांगीण विकास की अनदेखी करता है। ऑप्शन 2, यह सीखने के बजाय यह बताता है कि परीक्षा कैसे पास करनी है। ऑप्शन 3, रटने पर आधारित है। या ऑप्शन 4, छात्रों के बौद्धिक वर्गीकरण में सहायक है। तो सबसे पहला जो है, ये सर्वांगीण विकास की अनदेखी करता है, गलत है। यह सीखने के बजाय यह बताता है कि परीक्षा कैसे पास करनी है, बिल्कुल नहीं। रटने पर आधारित है,
ये 3 ऑप्शन जो हैं वो हमारे बिल्कुल सही हैं और ये चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है, छात्रों के बौद्धिक वर्गीकरण में सहायक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है 4 सही, यानी हमें यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। ऑप्शन है हमारा पहला आनुवांशिकता, दूसरा शिक्षा व्यवस्था, तीसरा घर व समाज का माहौल, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के अंतर्गत सुझाए गए आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी की प्रगति की जांच करना, या बी विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करना। अब इसमें से दोनों में से ऑप्शन चुनने हैं, केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा ये आंसर जो है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के अंतर्गत ये दोनों आकलन के प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्य का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थी की रुचि को बढ़ावा देना, ऑप्शन 2 शैक्षिक लक्ष्य की पूर्ति करना, ऑप्शन 3 विद्यार्थी के समस्या समाधान में सहायक होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार यह विद्यार्थी की रुचि को बढ़ावा देता है, शैक्षिक लक्ष्य की पूर्ति करता है और विद्यार्थी के समस्या समाधान में सहायक भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी का मूल्यांकन करने में किन बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है कौन सा उद्देश्य प्राप्त हो चुका है। किसी भी व्यक्ति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इस बात पे जरूर ध्यान देते हैं कि कौन सा उद्देश्य उसका प्राप्त हो चुका है और कौन सा नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य प्राप्ति को वरीयता क्रम में लिखना। हम ये भी लिखते हैं कि कौन सी चीजें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और कौन सी कम इम्पॉर्टेंट थी, तो वरीयता क्रम में हम लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन है सर्वोत्तम शिक्षण विधि का उपयोग करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अध्यापक जब तक सर्वोत्तम विधि शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करेगा तब तक उसका आकलन जो है, मूल्यांकन जो है वो गलत साबित होगा। ऑप्शन डी जो है विद्यार्थी के माता पिता की राय जानना, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। ये मूल्यांकन में शामिल नहीं होता, इस बात पे ध्यान देना जरूरी नहीं है, माता पिता की राय इसमें जरूरी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की जरूरत क्यों होती है? आपके ऑप्शन है इससे छात्र व अध्यापक की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं, दूसरा ऑप्शन इसे शिक्षण परीक्षण परीक्षा में पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार हो सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है इससे अवगुणों तथा असफलताओं की पहचान होती है, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हमारे चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि इससे छात्र और अध्यापक की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं, आवश्यक सुधार भी हो सकते हैं, जो भी कमी है मूल्यांकन में या उसकी पढ़ाई में वो सब में सुधार हम कर सकते हैं। इससे अवगुणों और असफलताओं की पहचान भी होती है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है प्रमाण पत्र का आधार, अध्यापकों की कार्य प्रणाली की जांच, तीसरा है 3 घंटे की परीक्षा पूर्ण मूल्यांकन में असमर्थ, चौथा ऑप्शन है परीक्षा से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का पता चलता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ये प्रमुख दोष है हमारे परीक्षा प्रणाली का, क्योंकि अध्यापक ये सोचता है कि 3 घंटे की परीक्षा में विद्यार्थी का पूर्ण मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा अधिगम में आकलन के लिए कौन से सुधार सुझाए गए हैं?
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा अधिगम में आकलन के लिए कौन से सुधार सुझाए गए हैं? आपके ऑप्शन है व्यापक मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रणाली व्यवस्था, सहभागी क्रियाओं का मूल्यांकन करके वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित करना, उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये एनसीएफ 2005 द्वारा अधिगम के आकलन करने के लिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण बताई थी। ग्रेडिंग व्यवस्था की शुरुआत भी इसी कारण हुई थी 2005 में। इसके अलावा जो बच्चों की सहभागी क्रियाएं हैं उसके जो परिणाम हैं उसको वार्षिक परीक्षा यानी हमारे जो लास्ट एग्ज़ाम होते हैं उसके परिणाम में सम्मिलित किया जाना। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे सही हैं। हमारा चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। कल दोबारा क्लास होगी एक नए टॉपिक को लेके, जिसमें आपके अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।